नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात करेंगे क्विक कॉमर्स की, क्विक डिलीवरी की, 10 मिनट की डिलीवरी और जेब पर चली छुरी। शायद बहुत लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हाँ भाई आप सही कह रहे हैं, आजकल तो ऐसा होता है। शुरू में तो बड़े डिस्काउंट मिले, लेकिन अब तो कोई भी सामान मंगाओ और अगर एक सर्टेन कीमत से कम का सामान तो इतने सारे चार्जेस जुड़ जाते हैं कि उस सामान या तो मंगाना नहीं होता, मतलब छोड़ देते हैं कि क्या मंगाएं, इतना पैसा कैसे देंगे, या फिर जेब से पैसा लगा के देना पड़ता है, आदत जो पड़ गई। एनीवेज, कुछ इश्यूज हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ और उसके बाद आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि है तो हमारी सुविधा के लिए, लेकिन उस सुविधा की कीमत आखिर क्या होनी चाहिए। आइए आपको एक एक करके बताते हैं। तो 10 मिनट डिलीवरी का आकर्षण घटा है, बहुत सारे लोगों को अब थोड़ा पिंच होने लगा। अच्छा लगता है 10 मिनट पे सामान आ जाता है, बड़ा आसान है, लेकिन अब अलग अलग जो चार्जेस आ गए हैं वो थोड़े से पिंच होने लगे हैं। वो आपकी पॉकेट में थोड़ा होल करते हुए से दिखाई देते हैं। डिस्काउंट के बावजूद प्रोडक्ट महंगे होते हैं। मतलब आपने, रुकिएगा इसको यहीं, एक प्रोडक्ट खरीदा, उस पर एक डिस्काउंट भी दिखा आपको, प्रोडक्ट की कीमत तो घट गई, लेकिन उसके बाद जो नीचे के चार्जेस जुड़े उसमें, वो जब टोटल बिल बनता है तो आपको लगता है कि मंगाऊं कि ना मंगाऊं। ठीक है, तो ये डिस्काउंट के बावजूद भी प्रोडक्ट अब महंगा लगने लगा है। छोटे ऑर्डर में सामान काफ़ी महंगा हो जाता है क्योंकि उसमें स्मॉल कार्ड फी और न जाने और क्या क्या चीज़ें लगती हैं। ये सबसे ज़्यादा बड़ी शिकायत है लोगों की कि भाई जब आप कम पैसों का ऑर्डर करते हैं तो फिर वो बहुत महंगा पड़ता है। और अब जो फ्री डिलीवरी थी, जो शुरू में हर छोटी मोटी चीज़ पर मिल रही थी, ये तो एक तरीका है हालांकि ग्राहकों को जोड़ने का, वो फ्री डिलीवरी की सुविधा भाई समाप्त हो गई, इसलिए भी अब अखरने लग गया है। सामान की क्वालिटी पर भी सवाल उठे। ये भी एक ऐसा पहलू है जहां कुछ लोगों ने ये शिकायत की। सोशल मीडिया के कई अलग अलग फॉरम्स पे वो आए और लिखा कि सामान की क्वालिटी है। वो क्वालिटी का यहाँ क्या मतलब है, आगे चलते हुए हम बात करेंगे। तो कैसे कैसे चार्ज देखिए आते हैं। हैंडलिंग चार्ज, हर ऑर्डर पे 10 से 21 रुपए तक का हैंडलिंग चार्ज लगता है। भाई ये पैसे किस चीज़ के हैं? सामान एक जगह से उठा के ला कर देने के हैं, तो फिर डिलीवरी चार्जेस का क्या मतलब है अगर ये हैंडलिंग चार्जेस अलग से लिए जा रहे हैं? कई जगह पैकेजिंग चार्जेस भी लगते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो एक तो हो गया हैंडलिंग चार्ज। डिलीवरी, ऑर्डर साइज, दूरी पर निर्भर कि हाँ आपका सामान कितनी दूर से आ रहा है, ऑर्डर का साइज़ कितना बड़ा है, उस हिसाब से डिलीवरी देनी है। तो हैंडलिंग अलग देंगे, डिलीवरी अलग देंगे, और वो भी कई बार बहुत ज़्यादा होती है। GST प्रोडक्ट पर लागू दर से उस हिसाब से लेते हैं, लेकिन वो जब शुरू में दिखाते हैं तो नहीं, GST बाद में आपके टोटल बिल में जुड़ता है, तो वो फिर बिल को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो और स्मॉल कार्ड फीस, ये मैंने आपको बताया कि छोटा ऑर्डर अगर आपने मिनिमम, कई सबका अपना अपना है, 200 रुपये से कम, 300 रुपये से कम, 400 रुपये से कम अगर दिया तो स्मॉल कार्ड फीस, वहाँ पर स्मॉल कार्ड फीस उस पर लागू होती है। हाँ, सर्ज चार्जेस या रेंज चार्जेस, ये भी है। इन दिनों बरसात का मौसम है, उस पर सर्ज आ जाएगा या फिर हैवी ट्रैफिक या कुछ भी कह के ये भी चार्जेस लगते हैं, और ये चार्जेस मोटे होते हैं। खराब मौसम, ज़्यादा डिमांड, छोटे मोटे नहीं कि 2, 4, 5 रुपए लगे, बड़े होते हैं। कई बार तो 40-50 रुपए तक भी चले जाते हैं, क्योंकि सर्ज का तो कोई पैमाना है नहीं। आप तो नहीं नाप पाएंगे कि कितने लोगों ने एट ए टाइम दिया है या बारिश का लेवल कहाँ कैसा हो रहा है। तो ये अलग अलग चार्जेस हैं जो आप पे लगाए जाते हैं, और यही अब ग्राहकों को चुभने लगा है। चलिए, तो ये तो एक बात हुई, और अब इस पर थोड़ी चर्चा की जाए। अच्छा, ये एक और देख लीजिए, आप आई थिंक देख पा रहे होंगे, मैं चाहूँगा थोड़ा इसको हमारे कैमरे पर्सन जूम करें। ये एक आइडियल बिल है, एक्चुअल बिल है मतलब, और ये किसी ने कुछ मंगाया होगा। देखिए 42 रुपये का कुछ आइटम था। आइटम कितने का था एक्चुअली में? 98 रुपीज़ का, और उस पर डिस्काउंट लगा, अलग अलग डिस्काउंट अप्लाइड हुए, वो 42 रुपीज़ का रह गया। तो यहाँ तो आपको डिस्काउंट मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या क्या लगता है? स्मॉल कार्ड फीस 35 रुपये की, सर्ज फीस 80 रुपये का, और डिलीवरी फीस 50 रुपये, और प्रोसेसिंग फीस 2 रुपये। ये एक्चुअल बिल है किसी का, ठीक है, हम इसमें किसी कंपनी को चिन्हित नहीं कर रहे। और आपको जो 42 रुपीज़ की चीज़ है वो मिल रही है 210 रुपये में, और नीचे 56 रुपये सेविंग भी दिखाई जा रही है। अब ये बिल किसकी समझ में आएगा मुझे नहीं पता। तो 50 रुपये की चीज़ के लिए आपको देने पड़ रहे हैं 210 रुपये, यानी 4 गुना ज़्यादा पैसे। तो ये बहुत लोगों ने महसूस किया होगा कि कई बार किस तरह का सामान हम मंगा रहे हैं और फिर उसके साथ इस तरह के चार्जेस आते हैं। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोकल सर्किल्स के फाउंडर सचिन तपाड़िया,
और कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सचिन भाई, आपकी इस पर एक रिपोर्ट भी है, उसमें कुछ क्वालिटी वाले इश्यूज भी हैं, उस पर बाद में आता हूँ। लेकिन ये जो अभी हमने सब बताया, तो देखिए दोनों पक्ष हैं इसके। अच्छा भी लगता है, एक सुविधा भी होती है, क्योंकि आपको तुरंत 10 मिनट में सामान आ जाता है। बहुत सारे लोग ये तर्क दे सकते हैं कि भाई एक सुविधा है, उसका तो पैसा देना होगा, लेकिन वो पैसा कितना होगा? 50 रुपए की चीज़ का 200 रुपये लग जाए, ये तो सुविधा का पैसा नहीं हो सकता। कुछ हद तक ये बात हम समझ भी सकते हैं कि भाई छोटा छोटा सामान भी, आप अगर बिस्किट का पैकेट आपके मन में आ गया कि मंगा लूँ, तो डेफिनेटली वो शायद उनके लिए महंगा पड़ जाएगा, लेकिन उसके लिए शायद उनको एक कोई और तरीका निकालना चाहिए। लेकिन आप 50 रुपए की चीज़ को 4 तरह के चार्जेस लगा के 200 रुपये में दे, ये तो फिर ग्राहक के साथ थोड़ी नाइंसाफी है। तो विपिन, इसमें जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि ये एक क्विक कॉमर्स एक कन्वीनियंट सर्विस है, जिसमें कि जनरली जो देखा जाता है वो ये है कि लोगों को जब 1 या 2 आइटम ऑर्डर करने होते हैं तो वो और चीज़ें अपनी कार्ट में ऐड करते हैं। रोजमर्रा की चीजें, आपका मिल्क हो गया, ब्रेड हो गई, बिस्किट्स हो गए, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी मिलती है क्विक कॉमर्स पे आजकल। और वो अपनी मिनिमम ऑर्डर साइज को 200, 250, 300 तक लेके जाते हैं और फिर वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिससे कि ये चार्जेस कम लगते हैं। तो इसमें जो हमारे पास सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं विपिन, वो ये हैं कि चार्जेस जो हैं वो अपफ्रंट डिस्क्लोज नहीं किए जाते। तो अगर कोई कंज्यूमर अपना ऑर्डर बना रहा है या ऑर्डर प्लेस करने वाला है, कार्ट में चीजें ऐड कर रहा है, तो उन्होंने अगर 2-3 चीजें ऐड करी और उसके बाद सडनली वो चीजें ऐड करके उन्होंने अगर ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो कहीं भी कंज्यूमर को दिखाया नहीं जाता। काफी केसेस में, काफी एप्स के ऊपर में जब वो लास्ट स्टेप पर जाते हैं तो वहां पर भी उनको डिटेल्ड ब्रेकडाउन नहीं मिलता है। उसको ढूंढना आसान नहीं है, उसको जान के मुश्किल बनाया गया है, जिससे कि उनको समझ में ना आए और बाद में उनको सीधा मैसेज आता है कि 280 रुपए या 300 रुपए उनके क्रेडिट कार्ड पे या जो भी यूपीआई है उस पर चार्ज हो गए। बाद में जब वो देखते हैं कि इसमें सामान तो 130 रुपए का था और डिटेल देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि उनको 3-4 तरह के अलग अलग, जैसा कि आपने बताया, वो चार्जेस लगा दिए गए हैं। तो ये जो एक प्रैक्टिस है, ये पूरा एक तरीके से जो ये है, ये डार्क पैटर्न है। इसमें कई तरह के डार्क पैटर्न हैं जो अभी क्विक कॉमर्स साइट्स पर और एप्स पर प्रिवेलेंट हैं। उनको जो है, उनका समाधान निकालना, उनका गेट रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी आज की तारीख में, जिससे कि आप कंज्यूमर को शुरुआत में बताएं कि भाई आप ये डिलीवरी लेना चाह रहे हैं, इसमें अगर ये डिलीवरी 300 रुपए से कम होगी तो इसमें आपको 100 रुपए चार्ज लगेगा। और ताकि कंज्यूमर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले कि उनको कितना सामान ऑर्डर करना है, और एंड में जो है उनको एक सिंगल चार्ज आए कि भाई ये आपका जो है 100 रुपीज जो है, ये आपका डिलीवरी चार्ज है, ये फ्लैट है, और इसमें बाकी चीजें वो प्रोडक्ट के चार्जेस हैं आपके, ताकि कंज्यूमर के दिमाग में किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। और ये जो टैब्स हैं जो छुपा दिए जाते हैं ताकि कंज्यूमर ना देखे ये अलग अलग चार्जेस, वो टैब्स जो हैं सामने ओपन होना चाहिए। जिस तरह आप बाजार में जाते हैं, बिल लेते हैं, तो बिल में जो जो 4 चीजें होती हैं वो आपको सामने दिखती हैं, उसी तरह यहां पर भी सामने दिखे। तो ये पूरा मुद्दा है हमारे हिसाब से कि कंज्यूमर को पता है कि कुछ चार्जेस लगेंगे, पर वो कितने होंगे वो एकदम पारदर्शिता से दिखाए जाएं और एंड में वही उस पर इम्पोज किए जाएं। जी बिल्कुल। यहाँ पर ये बात तो है ही कि चार्जेस लेना शायद कंपनी के हाथ में है, वो उसका राइट है। अगर एक कंज्यूमर को नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदेगा, लेकिन क्या वो इन्फॉर्म्ड है? जिस डार्क पैटर्न की बात कर रहे हैं वो शायद हम सबका अनुभव है कि आपको वो ऑर्डर का जो बिल है वो बहुत ढूंढने से मिलता है, वो इजीली नहीं मिलता ही नहीं है, और कई बार तो पेज आगे पीछे हो जाता है। आपको लगता है अरे आप, क्योंकि सभी लोग ये ऑर्डर कब करते हैं? जब उनको सच में थोड़ी इमरजेंसी होती है या थोड़ी उनको ज़रूरत होती है कि चलिए ये सामान नहीं है, अब मैं क्विकली इससे ऑर्डर करूं, और उस समय वो इतनी जल्दबाजी में करते हैं और इसका फ़ायदा बिजौंदा कंपनियां उठाती हैं। तो ये जो ऑनलाइन का पूरा ही गणित है, जब से ऑनलाइन सिस्टम आया है, ये डार्क पैटर्न से कभी हमारा छुटकारा नहीं मिला, और अब ये जो क्विक कॉमर्स कंपनी है वो भी उसी रास्ते पे जा रही। ठीक है, अगर आपको नहीं मतलब जमता है या आपके बिजनेस में वो नहीं बैठ रहा, आप मत कीजिए, लेकिन तरीका उसका सही नहीं। बिल्कुल। और विपिन भाई, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा है 2019,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उसमें बहुत क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का परिभाषा। और ये केवल नहीं, 2019 में ये कानून इसलिए बना क्योंकि कई जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे वो इसके तहत नहीं आ रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग नहीं आ रहे थे, तो उसको लाया गया, उसका गाइडलाइंस बनाया गया। और सबसे बड़ा अहम बात क्या है कि एक रेगुलेटर बना, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जो जांच आप कर रहे हो कंज्यूमर अड्डे में और जो जांच आप लोग पब्लिक में ला रहे हो, ये कॉन्वर्सेशन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को करनी चाहिए। कानूनी रूप से उनको जांच करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनको लोगों तक अवगत कराना चाहिए, उनको शिक्षा दिलाना चाहिए, उनको अवेयरनेस लाना चाहिए जो आपका चैनल कर रहा है। बहुत बढ़िया, आपने तो वॉलंटरी रूप से कर रहे हो, ये तो आपका एक अनुदान है देश के लिए और उनके नागरिकों के लिए। लेकिन जिनको हम लोग गठन किए हैं कानूनी रूप से, जिनको हम लोग कानूनी रूप से मैंडेट दिए हैं कि इस ढंग का इन्वेस्टिगेशन उनको करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात, अहम बात निकल कर आ रहा है आज का चर्चा में, और कई पहले में भी हम लोग इस पे बात किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए कोई भी व्यापार यदि करेगा वो पैसा कमाने के लिए करता है। प्लीज समझ लीजिए कि वो अपना इन्वेस्टमेंट जब करते हैं उनको उनका रिटर्न चाहिए, और उनको हम लोग मुस्कुराते हुए प्रॉफिट देते हैं। उपभोक्ताओं मुस्कुराते हुए हर व्यापारी को प्रॉफिट देना चाहता है, लेकिन वो प्रॉफिटियरिंग नहीं चाहता है कि आप पीठ पीछे कुछ ऐसा कमाई करें जिसका हमको अवगत नहीं है और हम समझते हैं कि वो गैर कानूनी है, तो इसलिए कानून लाना जरूरी है। कोई भी चीज यदि गैर कानूनी रूप से किया जा रहा है, जिसको हम बताए हैं परिभाषा में, जिसको कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तो उस पर हस्तक्षेप करना चाहिए सरकार को, उसको रेगुलेटर को हस्तक्षेप करना चाहिए, और वो नहीं हो पा रहा है। एक आम आदमी, आप जैसे आप उदाहरण दिए, एक 100 रुपया के सामान के लिए वो क्या 20,000 रुपया खर्चा करेगा नालिश करने के लिए और कोर्ट जाने के लिए और उसके अगेंस्ट में मुकदमा चलाने के लिए? वो कभी नहीं करेगा, वो तो भूल जाएगा। वो तो बोलेगा ठीक है यार, चलो यार, यही हमारा मतलब डेस्टिनी में है, 100 रुपए का सामान के लिए हमको 200 रुपया देना है, ये चार्ज वो चार्ज, ये चार्ज के लिए तो हम दे दें क्योंकि हमको घर बैठे सामान मिल रहा है। लेकिन ये गैर कानूनी है। जब गैर कानूनी है तो किसको हस्तक्षेप करना चाहिए? जो लोग रक्षक है कानून का, जो लोग कानून को देख रहे हैं, और वो यदि अंधा हो जाए, तब आप बताइए हम लोग कहां जाएंगे? नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं सचिन जी। आपने भी कई बार अपनी रिपोर्ट्स में, हमने कई बार अपने कार्यक्रम में डार्क पैटर्न का जिक्र बहुत बार किया है। छोटे मोटे एक्शन हुए भी हैं, ऐसा भी नहीं कहूँगा कि नहीं हुए हैं, लेकिन ये ना थोड़े आई वॉश या कह लीजिए कि सरफेस पे ज़्यादा लगते हैं। मतलब कंपनीज कीप ऑन डूइंग सच थिंग, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे। अब चलिए, आप एक डिलीवरी चार्ज की तो बात कर सकते हैं कि मैं इससे एक मिनिमम काट आप चाहिए, ठीक है, मैं आपके बिजनेस का मैथमेटिक्स समझने की कोशिश करूं कि भाई एक 20 रुपए का बिस्किट का पैकेट आपको शायद नहीं आपके उस गणित में बैठता है, लेकिन सर चार्जेस का क्या, और बहुत सारे जो दूसरे वो पैकेजिंग, अगर आप डिलीवरी चार्जेस ले रहे हो तो अलग से हैंडलिंग चार्जेस का क्या मतलब है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, क्या इसको कोई देखने सुनने वाला, कोई इसका तौर तरीका तय करने वाला सिस्टम हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता? विपिन जी, इसमें बेसिकली जो सरकार को करने की जरूरत है, सरकार ने हम लोगों ने इस इशू को 2 बार एस्केलेट किया है अभी तक सरकार को, भारत सरकार को, सीसीपीए को, और उन्होंने हमारे लास्ट एस्केलेशन के बाद में मीटिंग बुलाई थी मई एंड में, जून के शुरुआत में एक मीटिंग बुलाई थी, और उसमें प्लेटफॉर्म्स को अपने ये डार्क पैटर्न्स को फिक्स करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। अभी तक लेकिन ऐसा कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है कि ये चार्जेस को सिंप्लीफाई कोई कर रहा हो या ये डार्क पैटर्न्स को कोई हटा रहा हो। तो हम एट दिस पॉइंट खाली उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 3 महीने में जो है उसके बाद में सरकार एकदम मेजर क्रैकडाउन करेगी इसके ऊपर में, क्योंकि जैसा कि मिश्रा जी, अपने बिजन मिश्रा जी ने कहा, इसमें बेसिकली सरकार के पास प्रोविजन है
डार्क पैटर्न जो है उसका नोटिफिकेशन नवंबर 2023 में आया है और उसको एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बता दिया गया है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए एक बार में सरकार 10 लाख रुपए का फाइन कर सकती है, और अगर ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं तो उनको कंबाइन करके एक क्लास एक्शन भी कर सकती है। तो मानिए अगर कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा लगातार कर रहा है और डार्क पैटर्न को अपने फिक्स नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर में 50-100 कंप्लेंट्स को इकट्ठा क्लब करके वो मोटो एक्शन लिया जा सकता है। अभी तक लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हमारी केवल उम्मीद है कि अगले 2 महीने में जब ये समय निकल जाएगा 3 महीने का, तो उसके बाद में इस पे हैवी क्रैकडाउन होगा और अक्रॉस द बोर्ड ये प्रॉब्लम को, डार्क पैटर्न्स की जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स किया जाए। तभी इसके अंदर में सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, तभी पारदर्शिता आ सकती है, नहीं तो ये इसी तरह चलता रहेगा। जी चलिए, तो एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेकिन ग्राहक के हाथ में क्या है? क्या वो छोटी मोटी चीज़ों की भी कोई शिकायत कहीं कर सकता है? जैसे अभी सचिन जी ने बताया कि उस पर बड़े लेवल पर एक चीज़ ऑलरेडी हुई है, लेकिन क्या आप रेगुलर बेसिस पे कहीं कोई चीज़ अपनी नोटिस करा सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, आप इसके लिए खुद क्या कर सकते हैं? या तो आप ऐसी सुविधाओं को लेना बंद कर दें, लेकिन क्या वो एक अच्छा ऑप्शन होगा? या फिर आप कोई और चीज़ है जो आप कर सकते हैं? आवाज़ किस तरीके से उठा सकते हैं? तो ये सारी समझने वाली चीज़ें, क्योंकि अब हमारी पूरी इकोनॉमी ही ऐसे ही चलेगी, क्योंकि अब पूरा डिजिटल तरीका है, तो उसमें आपके लिए कितनी जगह है? एक छोटा ब्रेक के बाद ये 1 या 2 अहम सवाल, और एक और सवाल जो सचिन जी की भी एक रिपोर्ट में आया, वो क्वालिटी को लेकर है कि चलिए 10 मिनट 15 मिनट में जो भी आ रहा है, जैसा आ रहा है, पैसे कम ज़्यादा, लेकिन जो सामान आ रहा है कई बार उसकी क्वालिटी को लेकर भी इशूज़ आ रहे हैं, उसका क्या? एक छोटा ब्रेक के बाद ये 2 बड़े सवाल। वेलकम बैक। 10 मिनट की डिलीवरी और जेब पर छुरी। बहुत सारे लोगों को इन दिनों ये महसूस होने लगा है कि जो ये क्विक कॉमर्स है वो धीरे धीरे उसने अपने डिस्काउंट्स वगैरह तो सब हटा लिए हैं, आदत पड़ गई है, लेकिन अब जो आपके बिल्स हैं वो थोड़े बड़े होने लग गए हैं, अलग अलग तरीके के चार्जेस लगने लग गए हैं, मिनिमम कार्ड बड़ी होती चली जा रही है और कई तरह की चीज़ें, और ख़ासतौर पर बारिश जैसे मौसम में तो जो सरचार्ज लगते हैं उसका कोई आगा पीछा नहीं है कि वो कितना लगेगा। ये डार्क पैटर्न है, क्योंकि आपको कई बार बिल्स दिखते नहीं, सीधा ऑर्डर करने के बाद पता चलता है, और यही लोगों की दिक्कत भी है कि वो इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाते। अब क्विकली 1-2 सवाल और। सचिन, आपकी एक रिपोर्ट है जिसमें हमने ये देखा था, आपका सर्वे था जहां कुछ क्वालिटी को भी लेकर इशू आए थे, वो क्या चीजें थी? तो इसमें विपिन जी, एक और जो इशू हमने भारत सरकार को एस्केलेट किया था पिछले अक्टूबर में, वो ये था कि काफी लोगों के कंप्लेंट्स इसमें आए हैं कि सामान जब घर पर आता है तो उसमें जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम बची हुई होती है। तो अगर मानिए एक ब्रेड का पैकेट है जिसमें कि 5 दिन की शेल्फ लाइफ होती है नॉर्मल तौर पर, उसमें मानिए आपने ऑर्डर किया और आपको 1 दिन बचा हुआ वाला प्रोडक्ट आया, यानी उसकी वैल्यू जो है वो 20% बची है, लिटरली रियल वैल्यू प्रोडक्ट की। 5 दिन मतलब फुल वैल्यू मिल रही थी कंज्यूमर को। तो उसमें काफी शिकायतें जो आ रही थी वो ये थी कि नियर एक्सपायरी के प्रोडक्ट्स, या कुछ केसेस में, रेयर केसेस में एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। तो ये हमने भारत सरकार को एस्केलेट किया था, और इसमें 2 चीजें हैं। पहला तो कि कोई भी प्रोडक्ट जो है जो ई कॉमर्स पे ऑनलाइन बिक रहा है, जब वो बेचा जा रहा है तो उसमें 30% शेल्फ लाइफ बची हुई होनी चाहिए, और या फिर 45 दिन उसके अंदर में बचे हुए होना चाहिए। ये एफएसएसएआई का नियम है। ये नियम जो है प्रॉपरली एनफोर्स नहीं किया जा रहा था अक्टूबर में। उसके बाद में सरकार ने मीटिंग बुलाई, सारी कंपनीज को बोला कि इस नियम को फॉलो करें, और थोड़ा क्रैकडाउन भी किया उन्होंने, रेड्स वगैरह किए, चेकअप, थोड़े चेक एंड बैलेंसेस लगाए गए। तो उसके बाद में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है इस मामले में। दूसरा जो इशू था वो ये था कि जो एक्सपायरी डेट होती है प्रोडक्ट की, उसको ऑनलाइन दिखाया नहीं जाता। तो लीगल मेट्रोलॉजी का एक लॉ है कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में जो आता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट का, पैकेज प्रोडक्ट को अगर ऑनलाइन बेचते हैं तो आप उसका बेस्ट बिफोर डेट जरूर दिखाइए। और ये लॉ जो है, लेकिन इसमें जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने उसको एग्जेम्पशन दिया हुआ है कि भाई फूड प्रोडक्ट जो है वो एफएसएसएआई के अंडर में आते हैं।
तो इसको जो है, इस पे दोनों एजेंसीज, कंज्यूमर अफेयर्स, लीगल मेट्रोलॉजी और एफएसएसएआई, किसी ने इस पे काम नहीं किया है। तो अभी हमने जब वापस से पिछले हफ्ते हमने इसको एस्केलेट किया इशू को कि भाई आप दोनों में से कोई एक इसका चार्ज लीजिए, या तो इसको फूड सेफ्टी एक्ट में डालिए या फिर वो एग्जेम्पशन को हटाइए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट से। तो कल एक मीटिंग बुलाई गई जहां सारी कंपनीज को इससे भी अवगत कराया गया है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में, अगले महीने 2 महीने में, दोनों एजेंसीज में से एक ना एक जो है इस पे एक्ट करेगा, जिससे कि कंज्यूमर को वो बेस्ट बिफोर डेट जो है वो पहले से दिख जाए। तो एक अगेन जैसा आपने बोला इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है कि भाई आप मुझे 50% डिस्काउंट तो दे रहे हो, पर अगर एक दिन बची हुई शेल्फ लाइफ बची हुई आप ब्रेड बेच रहे हो तो आप कोई स्पेशल चीज नहीं कर रहे हो मेरे लिए। अगर मुझे फुल प्राइस दे के 5 दिन जो चले ब्रेड, वो ब्रेड चाहिए तो एटलीस्ट मैं वो सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो इससे जो है ओवरऑल ट्रस्ट बढ़ेगा क्विक कॉमर्स में और ई कॉमर्स में, एंड हमारी उम्मीद है कि सरकार इसको सीरियसली लेके इसको इम्प्लीमेंट कराएगी। बिजॉन सर, तो अब देखिए हमारी तो पूरी लाइफ अब इसी तरह की चीज़ें, जहाँ पर हम ऑनलाइन चीज़ें कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, इनके इर्द गिर्द ही घूम रही है और ये अच्छी बात भी है। लेकिन फिर आज की तारीख में क्या है और क्या हो जाना चाहिए, जहां एक ग्राहक को बहुत सुविधा पूर्ण तरीके से तुरंत उसकी शिकायत करने का कोई मैकेनिज्म, तुरंत उसका कुछ हक दावा करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। नहीं तो फिर ये सब लेना करना तो बड़ा आसान है, लेकिन इसकी शिकायत करते सुनते बहुत लंबा समय लग जाता है। विपिन भाई, 40 साल गुजार दिए हैं हम उपभोक्ता संरक्षण को लेकर, मोर देन 40 इयर्स। और 40 इयर्स में पहला कदम हम लोग ये किए कि 1986 में कानून लाए। कानून किस लिए लाए? क्योंकि कोई कानून था नहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। उस ढंग का कानून था जो उसका कोई रूप ही नहीं था, कोई क्षतिपूर्ति का बात ही नहीं होती थी, इंस्पेक्टर राज चल रहा था। अब हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग करोड़ों रुपया हर साल खर्चा कर रहे हैं एक कंज्यूमर हेल्पलाइन चलाने के लिए सरकारी तंत्र में। पहले ये कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल को दिया गया था ये काम, और उसको वहां से निकालकर वो लोग खुद चलाने लगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है, जो सरकारी तंत्र में चलते हैं, जो सरकारी एक संस्था है। मेरा ये कहना है, जब तक आप एक कोई न्यूट्रल कॉम्पिटेंट बॉडी को नहीं लाएंगे उपभोक्ता संरक्षण को लेकर, और उस ढंग का हेल्पलाइन जहां करोड़ों रुपया अब पब्लिक मनी खर्चा कर रहे हैं, जो कंज्यूमर का पैसा है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड से वो पैसे जा रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर कहीं इन्वॉल्व नहीं है उसका ट्रांसपेरेंसी, उसका डेटा कीपिंग, उसका डेटा क्रेडिबिलिटी को लेकर। कभी भी हम लोग को एक सही ढंग से रिपोर्ट नहीं मिलता है कि किस ढंग का निष्कासन हो रहा है। जो हेल्पलाइन चल रहा है, जो 24/7 चलना चाहिए, केवल वो 12 घंटा चल रहे हैं, और वो भी मतलब हम लोगों को पता नहीं लगता है। तो मेरा ये कहना है, यदि आपको रियली लोगों को मदद करना है, जो हेल्पलाइन नंबर है 1915 जो काफी पॉपुलर हो गया है, 1800114000 वो भी काफी पॉपुलर हो गया है। आप देख रहे हो कि सचिन जी के पास भी शिकायत जा रही है, हमारे पास भी डेली आते हैं, बट ये हेल्पलाइन भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन इस आंकड़ों को क्या कर रहे हो? इस आंकड़ों को लेकर आप क्या कर रहे हो? सरकार क्या कर रहा है? हम भी लिख रहे हैं, सचिन जी भी लिख रहे हैं, आप लोग भी चर्चा कर रहे हो टेलीविजन शो में, लेकिन उसका तो आई थिंक मुझे लगता है सर कि हम सब मिलके जो ये आवाज़ उठा रहे हैं कंज्यूमर की हक की, कहीं ना कहीं तो ज़रूर पहुंचेगी। और इसीलिए हम वक्त वक्त पे आपको आमंत्रित भी करते हैं, चाहे आपकी राय हो, सचिन जी की राय हो। कोशिश यही रहती है कि पहली बात तो जो सरकार का ही मोटो है कि जागो ग्राहक जागो। आप इन सब चीज़ों को नोटिस करो, उनको समझो, जो भी माध्यम अभी हमारे पास उपलब्ध है उनको आप रिपोर्ट करो, और शायद इसी से बात बनेगी। बाकी आपकी सेवा में सचिन जी कर रहे हैं, बिजॉन साहब आवाज़ उठा रहे हैं, इतने 4 दशक बीत गए और हम भी लगातार यही कोशिश करते हैं आपको सशक्त बनाने के लिए। लेकिन आपकी अपनी अवेयरनेस भी ऐसी चीज़ों में बहुत ज़रूरी है, तो रिपोर्ट ज़रूर कीजिए। आजकल काफ़ी आसान भी हो गया, और जब वो कलेक्ट होती है तो फिर अथॉरिटीज़ पे भी प्रेशर आता है कि उसके ऊपर वो कोई एक्शन ले, और यह हम सबके और इवन बिजनेस के भी फायदे की बात है। वहाँ एक फेयर प्रैक्टिस चलती है। फिर बहुत बहुत धन्यवाद बिजॉन जी और सचिन जी वक्त निकालने के लिए। आई थिंक हम लोग मिलकर जो बातचीत करते हैं ये ग्राहक को और मजबूत बनाती है, उसे और जगाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।